तो वो नाम होगा विश्वास वैष्णव। निश्चित रूप से अटूट मेहनत जो है वो रही साथ में। जी। और सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप जब बोला और पूरे 15-20 लाख लोगों ने लाइव जब 20 घंटे देखा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2006 के आसपास की। अच्छा, ये आपका एक विश्व कीर्तिमान था सर? हाँ, ये एक अनूठा कीर्तिमान है। आज तक ऐसा 14 घंटे लाइव टेलीविजन पर कोई नहीं बोला। पति पत्नी के संबंधों को श्रेष्ठ तरीके से निभाना एक पार्ट है जिंदगी का। तो ऐसे बहुत सारे विषय थे, लेकिन साथ में अलग अलग विशेषताओं को लेकर के और किताबों से ज्यादा जीवन ने जो सिखाया बस वही सिखाने में आया और उसी ने ज्यादा साथ दिया। बड़ा सम्मान। वर्ल्ड बुक ने प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड दिया था अभी और उनके मंच पर बोलने का मौका आया, मुझे अच्छा लगा। अभी ऐसा है कि समाज में कहाँ आपकी ज़रूरत है। लेकिन हम आमतौर पर जब चरित्र की बात करते हैं, हम सुनते हैं कि सफलता के लिए या अच्छा जीवन जीने के लिए चरित्र का अच्छा होना आवश्यक है। आदरणीय भगवान, बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछा है और समाज का ध्यान आकर्षित किया। मैं आदरणीय श्रोताओं से भी ये बात कहना चाहूँगा कि और मैं शोले का ठाकुर जिंदगी भर की मेरी मर्जी में हाथ फैलाऊँ या न फैलाऊँ। आदरणीय भगवान, ये बहुत ज्वलंत और बहुत खूबसूरत प्रश्न आपने पूछा। मुझे लगता है कि सुनने वाले सम्मानीय श्रोता दर्शक जो भी हैं उनको गंभीरता से इस बात को ग्रहण करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द किरण मिश्रा शो पर। दोस्तों, आज हम जिनसे मुलाकात करने वाले हैं उनके व्यवहार के पांव जमीन पर हैं और ज्ञान के हाथ आसमान पर। वो एक टीचर हैं, एक मोटिवेटर हैं, एक मैनेजमेंट गुरु हैं, ऑथर हैं, कथावाचक हैं, न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं। इन सारे अलंकरणों को अगर मैं एक नाम देना चाहूँ तो वो नाम होगा विश्वास वैष्णव। तो हम स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने जो समय दिया है। सर, मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपसे बातचीत की। ये सारे जो अलंकरण मैंने बताए हैं, शुरुआत इनकी कैसे हुई, जानकारी। भगवान, शुरुआत जीवन जैसे जैसे अपने आप मोड़ लेता चला गया जी। और पढ़ाते 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 कब इन सब चीज़ों से गुजर गए परमपिता परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। निश्चित रूप से अटूट मेहनत जो है वो रही साथ में और कुछ अच्छे लोगों का साथ रहा, जिसकी वजह से जीवन के ये सफ़र आए। लेकिन समहाउ पर्सनालिटी को लेकर के मेरा जो है वो विशेष ध्येय था कि सम्मानीय माता पिता तक, समाज तक ये बात पहुँचे कि बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर लेना, बहुत अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले लेना, लेकिन उसके साथ अगर एक अच्छे व्यक्तित्व का अभाव है तो वो शिक्षा कहीं न कहीं अधूरी सी महसूस होती है। जी। और जब आप जीवन के युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तब एक अच्छा व्यक्तित्व साथ में नहीं होने की वजह से आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जी। तो पहले ये मानसिकता थी कि सब मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है या कॉन्वेंट में पढ़ता है, मतलब उसको पर्सनालिटी की ज़रूरत नहीं है। तो समाज की मान्यता ऐसी थी कि उसको अंग्रेजी भाषा आती है, मतलब मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, जबकि ये एक बहुत बड़ा मिथ्या थी समाज में। बिल्कुल। मैंने प्रयास किया और 14 घंटे लाइव टेलीविज़न पर बोलने का एक प्रयास किया, जिससे मैं पूरे शहर के लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकूं। किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक अलग हिस्सा है जीवन का, और पर्सनालिटी व्यक्तित्व जो है वो उसको निखारना वो एक अलग पार्ट है। तो जब वो 14 घंटे का सफ़र भास्कर टेलीविज़न पर हुआ और सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप जब बोला और पूरे 15-20 लाख लोगों ने लाइव जब 20 घंटे देखा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2006 के आसपास की। अच्छा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2006 को ये रिकॉर्ड बना था। तब यूट्यूब का वो पार्ट होता ही नहीं था। यूट्यूब उस समय नहीं होता था सर, और ये आपका एक विश्व कीर्तिमान था सर। हाँ, ये एक अनूठा कीर्तिमान है। आज तक ऐसा 14 घंटे लाइव टेलीविजन पर कोई नहीं बोला। यूट्यूब आया उसके बाद अब धैर्य कम हो गया लोगों का, लेकिन उस समय 14 घंटे लोगों ने बैठ के सुना है, टेलीविजन के सामने बैठ करके सुना है। और ये टू वे कम्युनिकेशन था, करीब 100 फोन लाइंस ओपन था, लोग अपने घर में बैठ करके प्रश्न कर पा रहे थे। सो उससे मैं कुछ हद तक लोगों तक पहुंच पाया, लोगों को ये बात का एहसास दे पाया कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ज़िंदगी का, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है ज़िंदगी का, भावनाओं को समझना एक बहुत बड़ा पार्ट है ज़िंदगी का, दूसरों की केयर करना एक बहुत बड़ा पार्ट है ज़िंदगी का, सम्मानीय महिलाओं को उस स्तर पर साथ में लेकर के चलना ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है ज़िंदगी का, पति पत्नी के संबंधों को श्रेष्ठ तरीके से निभाना एक पार्ट है ज़िंदगी का। तो ऐसे बहुत सारे विषय थे, लेकिन साथ में अलग अलग विशेषताओं को लेकर के और बातचीत किया था। तो
वहां तक पहुंचे, एक अलग ख्याति मिली, अलग तरह के लोग साथ में जुड़े। बचपन से ब्राह्मण योनि में जन्म लिया है, इसलिए अध्यात्म साथ में जोड़ना एक बड़ा स्वाभाविक सी बात थी। तो इस तरीके से जीवन का सफर है। लेकिन हाँ, किताबों से ज्यादा जीवन ने जो सिखाया, बस वही सिखाने में आया और उसी ने ज्यादा साथ दिया। सर, ये कीर्तिमान की बात निकली तो मैं यहीं पे एक प्रश्न पूछूंगा कि ये कीर्तिमान अभी भी कायम है या नहीं, ये अपने तरह का विशिष्ट कीर्तिमान है। आज तक नहीं, मैंने 2 बार एक्चुअल में किया। 2 अक्टूबर 05 को मैं 12 घंटे बोला था जी लाइव, और 2 अक्टूबर विदाउट पीस ऑफ पेपर, और 2 अक्टूबर 06 को फिर मैं 14 घंटे, मैंने ही मेरा रिकॉर्ड जो है वो उस समय ब्रेक किया और वो था। अभी तक कायम है, कोई और नहीं तोड़ पाया हाँ, ये भास्कर के स्टूडियो से लाइव हुआ था। बीटीवी हुआ करता था उस समय, तो इंदौर के सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छे अच्छे सम्मानीय, मतलब एक ठेले वाले से लेकर के और एक बड़े से बड़े सम्मानीय अधिकारी और एक बड़े से बड़े व्यापारी, बड़े से बड़े संत साधु मठ, सब लोग सुन रहे थे और सभी लोगों के प्रश्न थे उस हिसाब। आपके पास जो भी बात होती है वो सभी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, सभी के लिए कुछ ना कुछ उसमें है। तो मेरे जो प्रश्न आगे रहेंगे वो इसी तरह से रहेंगे जो सभी के लिए काम आए। इसके अलावा भी कोई कीर्तिमान या कोई रिकॉर्ड और बड़ा सम्मान? वर्ल्ड बुक ने प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड दिया था अभी और उनके मंच पर बोलने का मौका आया, मुझे अच्छा लगा। इसके साथ साथ इतने 8-10 किताबें विश्व स्तरीय लिखी, पूरे भारत देश में कारपोरेट को लेकर के, और करीब करीब 10 लाख लोगों को अभी तक प्रशिक्षित किया है। 5,000, 10,000, 1,000, 2,000 लोग ऑडिटोरियम में हुए हैं। और मुझे सौभाग्य मिला बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, पूरा पंजाब और पूरा कंट्री ऑलमोस्ट, मेट्रो से लेकर के और छोटे तहसील प्लेस से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्लेस तक सब लोगों को टीच करने का सौभाग्य मिला। तो अच्छा लगता है आप लोगों तक। अभी मुख्य रूप से किस चीज़ में समय व्यतीत होता है सर? अभी ऐसा है कि समाज में कहाँ आपकी ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हो गए आप। न्यूमरोलॉजी को लेकर के प्रयास करता हूँ कि लोगों को मैं सिखा सकूँ, वास्तु को लेकर के प्रयास करते हैं सिखा सके। जहाँ राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा या हनुमान कथा के लिए याद किया जाता है, तो वहाँ ईश्वर के प्रचार प्रसार का सौभाग्य मिलता है, अच्छा लगता है। भागवत कथा और भागवत गीता, ये दोनों अलग अलग हैं, अंतर है इनमें? देखिए, गीता पूरी तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो भी वार्तालाप किए हैं, जिसको अगर सुन लिया जाए, सीख लिया जाए, तो आपको दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी विशेष योग्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी विषय में MBA करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप वो उससे सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण की अगर हम बात करते हैं, भागवत कथा की बात करते हैं, वहाँ कृष्ण की लीलाओं का और कृष्ण ने जो जो उद्धार किए हैं, जो जितनी भी सारी चीज़ें कृष्ण ने अपने जीवन में उस अर्जुन और कृष्ण के संवाद को छोड़ करके जो चीज़ें हैं, उनको विशेष तौर से जो है वो भक्ति के रूप में, गोपियों की कथाएं, उनका बचपन कैसे गुजरा, उसके बाद उन्होंने जीवन में खुद ने क्या संघर्ष किया और दूसरों का साथ देने के लिए उन्होंने किस तरीके से जीवन में अपने प्रण को भी बदला है दूसरों के खातिर, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें आती हैं। तो वो एक भक्ति रस में इंसान डूबता है उसको से, लेकिन जब वो संवाद में जाता है तो वो ज्ञान रस में जो है वो आगे बढ़ता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। हमारे शास्त्रों में सर, जैसा कि आप ये कथाएं करते हैं, इतने शास्त्र आपने पढ़े हुए हैं, हमारे शास्त्रों में चरित्र का बड़ा महत्व है। लेकिन हम आमतौर पे जब चरित्र की बात करते हैं, हम सुनते हैं कि सफलता के लिए या अच्छा जीवन जीने के लिए चरित्र का अच्छा होना आवश्यक है। लेकिन जब नॉर्मल हम चरित्र की बात करते हैं तो एक इन्वर्टेड कामा में चरित्र को लोग सोचते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, चरित्र में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या शामिल है चरित्र में एक व्यक्ति के? आदरणीय भगवान, बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछा है और समाज का ध्यान आकर्षित किया। मैं आदरणीय श्रोताओं से भी ये बात कहना चाहूँगा कि चरित्र, इंग्लिश में हम कैरेक्टर शब्द इसके लिए यूज़ करते हैं, और आपने बड़ा सही शब्द यूज़ किया, इन्वर्टेड कामा, कि शायद हम उसे पर्टिकुलर किसी एक डायमेंशन में या एक डायरेक्शन में ही विचार कर पाते हैं। लेकिन चरित्र की जैसे मैं बात करता हूँ तो बड़ा आसान होता है बच्चों से कि तुम ऐसा करो, बड़ा आसान होता है कि आप शालीनता से, मैं इसको बड़े मनोरंजक ढंग से कई बार स्टेज पे बताने वाला है। आप इसको इस तरीके से समझें कि जब घर पे कोई मेहमान आता है, बिल्कुल सर, ठीक है ना, तो आप उनके बच्चों से जब बात करते हो तो आपसे ज्यादा शिष्टाचार और कहीं झलकता ही नहीं है। कोई बच्चा आया तो जैसे ही वो सामने आएगा, ओ हो, वेरी गुड, क्या हाल चाल है, क्या नाम है आपका, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, शाबाश शाबाश। और अगर उसने थोड़ी बहुत कुछ गलती की है तो उसके पेरेंट्स हमारे सामने जब उसको डांटते हैं तो हम बड़े बन करके कहते हैं अरे सब बच्चा है, कोई बात नहीं, ये तो बच्चे करेंगे, ये हो गया। अब
उनके सामने या उनके जाने के बाद आपका बच्चा सामने आता है, ए नालायक साले 24 घंटे ही करता है, चल जा बैठ पढ़ने बैठ, हमारी भाषा इमीडिएट बदल जाती है। ठीक है ना? तो चरित्र वो नहीं है जो आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं। चरित्र वो है जो 24 आवर्स बिना अभिनय किए आपके अंदर जो आता है अच्छी चीजों को लेकर के, वो कैरेक्टर है। अब वही कैरेक्टर बुरी चीजों के लिए भी है। तो यहाँ अब कौन डिफाइन करेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? तो जहां समाज से आपको परमिशन मिली है, या समाज से, जिसको समाज अधिकार देता है, जिसको समाज स्वीकार करता है, अगर कोई बुरी चीज है तो उसको समाज स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है ना? जो अच्छी चीज है उसके लिए समाज बना है। और जो मनन करे वो मनुष्य है, इससे मतलब यह है कि आप जितना अच्छा मनन करोगे उतना अच्छा आपके आचरण में आएगा, और वो आचरण अभिनय न करना पड़े और अपने आप आपसे वो चीजें निकले जो आप दूसरों से उम्मीद करते हो। वही चीज मुझे लगता है कि एक आचरण है, न कि वो एक विशेष किसी उसमें कि आपने अभद्रता किसी सम्मानीय महिला के साथ में किया या अपोजिट जेंडर ने किसी के साथ किया तो वही चरित्र का एक सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आप किसी का दिल दुखाते हैं तब भी वो चरित्र के अगेंस्ट चला जाता है। आपके शब्द हैं, किसी के हृदय को अगर आप खरोद लेते हो, या पति और पत्नी है उनके बीच के संवादों की मर्यादाएं जब बिगड़ती है, तब भी वो, मुझे लगता है कि वो एक समाज को स्वीकार करने वाला चरित्र नहीं होगा। तो आप राम तो नहीं बन सकते हो, आप एक बहुत आदर्शवादी व्यक्ति बन करके भी जीवन को नहीं जी सकते हो, लेकिन क्या मैं अपने जीवन को आडंबर से थोड़ा दूर रख लूं और मैं जैसा हूं बस वैसा हूं, और वैसा ही मेरे साथ वाले लोग भी रहे। मैं कई बार इसको इस तरीके से भी कहना चाहता हूं, जैसे घर बनता है कुछ, तो घर 5 स्टार होटल जैसा जब बन जाता है और एक घर है, वो बिगड़ा हुआ रहेगा, वहां कुछ कपड़े आड़े तिरछे मिलेंगे, वहां कुछ जूते आगे पीछे मिलेंगे, तभी वो घर है। आप एकदम हाईटेक आप बना देंगे तो आप देखिएगा कि आप वहाँ सहज महसूस नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से आपका कैरेक्टर भी वो आ जाता है कि आप बिल्कुल एकदम इस तरीके से आप ऐसे हो गए तो फिर आप समाज से अलग हो जाते हो। तो आप जैसे हो वैसे रहो, लेकिन अच्छाइयों के साथ। परिस्थितिवश या किसी कारण से, देखिए गलतियां होती है, एक जान करके होती है और एक अनजाने में हो जाती है। तो अनजाने में अगर कोई चीज हो रही है तो माफी मांगिए, आगे बढ़िए। लेकिन जो उम्मीद दूसरों से करते हैं तो कोशिश करें कि वो चीज आपकी सहजता से है, आपको करना न पड़े, प्रयास न करना पड़े। सर, जैसे आपने भी उदाहरण दिया माता पिता का, बच्चों का, ये मेरा निज अनुभव से भी आया है जो मैं पूछने वाला हूँ, और मैंने देखा भी है। अच्छा आचरण सभी को मालूम होता है कि अच्छा आचरण क्या है, अच्छा चरित्र क्या है, लेकिन आम तौर पे मैंने ये देखा है आम लोगों के द्वारा, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ ना, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ, कि अच्छा आचरण हमें मालूम है, लेकिन हमारी अपेक्षा होती है कि वो आचरण दूसरा करे। खुद उस आचरण को ना अपनाते हुए दूसरों से अपेक्षा होती है कि वो उस आचरण के साथ रहे। अच्छे आचरण को जानते हुए भी नहीं अपना पाते हैं और दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो अपने आचरण को सही रखे। आदरणीय, देखिए मानव स्वभाव है, और मानव स्वभाव में कई बार ये चीज बड़ी सहजता से आ जाती है कि सब मेरे लिए करें। मैं कई बार ये कहता हूँ कि मेरा प्रश्न यही है कि सभी चीजें ऐसे लगती कि ये मेरे लिए होना चाहिए दूसरों के द्वारा। ये बिल्कुल ऐसा है कि पूरी दुनिया बाहें फैला करके जो है वो खड़े रहे कि बस आ जाओ और गले मिलो, आ जाओ और गले मिलो, और मैं शोले का ठाकुर जिंदगी भर की, मेरी मर्जी, मैं हाथ फैलाऊं या ना फैलाऊं। तो ऐसा नहीं है। ऐसा श्रेष्ठ विचारकों से मैंने सुना है, शास्त्रों में भी पढ़ा है कि ये पूरी दुनिया एक इको है। ठीक है, आपने कुछ भी बोला है, आपने कुछ भी किया, उसकी प्रतिध्वनि या वो रिएक्शन आपके पास आएगा ही आएगा, लौट करके आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपको तवज्जो दे, तो पहले आपको तवज्जो देना है। बहुत सीधी सी बात है। जिस दिन जीवन में आप ऐसा सीख जाते हैं, उस दिन ये विज्ञान जीवन का बटोरने का विज्ञान आपको दे देता है। लेकिन हम ऐसा न करते के बजाय हम पहले से ही बटोरने का जो है वो सोचते हैं। ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ योर सोशल एक्टिविटीज रादर। कि प्यार चाहिए तो प्यार दे दो ना, मुस्कुराहट चाहिए तो मुस्कुराहट देना होगा। अगर आप सम्मान चाहते हो तो सबसे पहले आपको सम्मानजनक शब्दों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। मुझे कई बार सामना करना पड़ता है समाज में, आप थोड़ा सा भी मीठा बोलते हैं, थोड़ा सा भी अच्छा बोलते हैं, अतिरिक्त सम्मान देने की कोशिश करते हैं, तो समाज का एक ज्ञानी वर्ग जो है
या बाकी के दूसरे वर्ग हैं वो पसंद करना शुरू कर देते, करे यार वो तो नौटंकी है, अरे यार वो तो बिल्कुल इस तरह की चीजें। तो समाज उस बारे में क्या राय रखता है कि सिर्फ एक कहावत बन जाए कि अरे साहब मीठे लोग बोलने वाले खतरनाक होते हैं, उस वजह से क्या आप मीठा बोलना छोड़ दोगे, उस वजह से क्या आप सम्मान देना छोड़ दें, उस वजह से क्या आप बहुत अच्छा बोलना छोड़ दें। मेरी इच्छा है, मैं आपको अतिरिक्त सम्मान देना चाहता हूं तो वो मैं शब्दों से ही दे सकता हूं। जी बिल्कुल सर। तो जब हम अपने जीवन में जैसा खुद के लिए चाहते हैं वैसा सबसे पहले हम देना शुरू करें, और जब आप देना सीख जाते हो जीवन में तो परमपिता परमेश्वर आपके लिए फिर एक ऊंचाई तय करता है और उस ऊंचाई पर आपका बैठना तय हो जाता है। जी सर। तो स्टार्ट टू गिविंग टू द सोसाइटी, फॉरगेट अबाउट मनी। कुछ को ऐसा लगता है कि सहयोग मतलब पैसा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने किसी के कंधे पे हाथ रख दिया, इससे बड़ा सहयोग हो ही नहीं सकता। आपने किसी से ये कह दिया चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ में, कर जो करना है वो कर, इससे बड़ा और कोई सहयोग नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपका क्या खर्च गया, कुछ भी नहीं गया। आपने एक अच्छा धनात्मक शब्द उसके साथ ऐड कर दिया, उससे वो उसको रात भर नींद अच्छी आई और सुबह एक नए उत्साह के साथ उठेगा और जीवन को आगे बढ़ाएगा। सर आपने ऊंचाइयों की बात करी, बीच में पैसा भी आया। आमतौर पर धारणा है समाज की, या माना जाता है, या ऐसा ऊंचाइयों पे व्यक्ति को तब माना जाता है उसके पास बहुत अच्छा पैसा आ गया, अच्छा पैसा कमा लिया। मैंने ऐसा देखा है, मैं उस पर आपसे आपके विचार चाहता हूँ। जब व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है अच्छा, तो उसके जो पहले से गुण थे उसी में वो और वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अगर कोई घमंडी व्यक्ति है तो और ज़्यादा घमंडी हो जाएगा, कोई मृदुभाषी व्यक्ति है तो और मृदुभाषी हो जाएगा, कोई करुणाशील व्यक्ति है तो और ज़्यादा करुणाशील हो जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें हुई है कि एक तो क्या पैसा है तो सफलता है, क्या उसी को सफलता हाँ, है, जो इसका भी उत्तर चाहूँगा आपसे सर। हाँ। और दूसरा ये चीज हो गई कि जो जैसा है वैसा उसमें आ जाए। मानस में चौपाई आती है कहीं और उसमें ये कहा जाता है कि आज के ज़माने में या जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक ऐसा होगा ही नहीं कि किसी इंसान को कोई पद मिले और उसमें मद ना आ जाए। ओके, ठीक है, अगर पद मिले मतलब कोई ऊंचाई मिली, कोई बड़ी सफलता मिली, कोई बड़ा सक्सेस आपने जीवन में लिया, और वो बड़ी सफलता आने के बाद आपके स्वभाव में परिवर्तन ना आए, आपको थोड़ा सा अहम ना आ जाए, ईगो ना आ जाए, ऐसा कोई हुआ नहीं है आज तक। ये मानस में भी है। हाँ, ये मानस में है। प्रजापति दक्ष को जब राजा बना दिया था तो उस समय ऐसा हुआ था कि जीवन में मद आ जाता है, घमंड आ जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें समाज में भी देखने को मिलती है। इसीलिए कई बार ये कहावतें भी बनी है कि जो खानदानी रईस होते हैं और जो नए नए रईस होते हैं उनके आचरण में जो आप डिफरेंस देखते हैं वो यही होता है। जो नया रईस बनता है तो वो हर बात पैसे से शुरू करता है और हर चीज उसमें पैसे आते हैं, जबकि रईस के भाषा में और उसमें इस तरह की चीजें नहीं आती है। नए नए रईस को हर जगह दिखाना होता है कि मैं रईस हो चुका हूँ। तो एनीवेज, खैर ईश्वर सबको सफलता दे और सब अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। हम निस्वार्थ और किसी का दिल दुखाए बिना मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि एक ज़माना था जब प्रेमचंद या कबीरदास जी या इन लोगों को सफल माना जाता था कि आपने ज्ञान हासिल किया, आपने समाज में कोई लोगों को सिखाया, आपने बहुत अच्छा सा समाज सेवा की, या आपने अद्भुत ज्ञान हासिल किया जो समाज के काम आया, तो आप सफल हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है आज के समय में आपके पास कितनी संपन्नता है, कितनी भौतिक संपन्नता है, उसको सफलता से जोड़ा गया। आप अगर बोल रहे हैं तो कितने हजार लोग आपको सुनने के लिए बैठे, उससे उस सफलता को आंका जाता है। ठीक है ना, कि कितना बुद्धिजीवी वर्ग है या कितना आपने ये बोला, ये चीजें हो गई है समाज, जो होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, बट मैं यहाँ दिल से यह बात निवेदन करना चाहूँगा कि पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है और बहुत आवश्यक है, लेकिन सब कुछ का दर्जा जब हम दे देते हैं तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो पैसा ही काम करेगा, आपको अच्छा भोजन चाहिए तो पैसा ही काम करेगा, आपको अच्छे घर में रहना तो पैसा ही काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ तक है, लेकिन उसकी लिमिट कौन डिसाइड करेगा?
तो जहां तक मुझे उसकी आवश्यकता है कि मैं एक अच्छा जीवन जी लूं, वहां तक ठीक है, लेकिन उसके बाद आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, वही चीज मुझे लगता है कि सही मायने में सफलता है कि आप समाज को क्या दे पा रहे हो, आपने जो जीवन में हासिल कर लिया उसको आप कितने अच्छे से बांट पा रहे हो, जिससे दुनिया में लोगों में उनमें जो है वो सुधार आ रहा है। अब यहाँ एक विरोधाभास हो सकता है कि सब आप दुनिया को नहीं सुधार सकते हो, आप तो खुद सुधर जाओ कि आप कैसे हो, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन अगर ऐसा सोच लेंगे तो जो अच्छे थॉट्स हैं या अच्छी चीजें हैं वो कैसे होगी, तो आपको शेयर तो करना है, आपको बताना तो हर है। कोई नहीं सुधार सकता, लेकिन कुछ व्यक्तियों तो का ऐसा प्रभाव होता है कि उनकी बात सुनी जाती है, तो वो मानी तो जाती प्रयास है, कर ही सुनी सकते हैं। जाती है, ठीक बात है। सर, इतनी सारी सफलता की बात की हमने, थोड़ा सा असफलता की भी बात कर लेता हूँ ओह, व्हाई कि नॉट। एक व्यक्ति जब अपने सारे प्रयासों के बाद और सारा जो भी उसकी जमा पूंजी होती है उसके, वो सारा खर्च करने के बाद, सारे प्रयास अपने खर्च करने के बाद, बावजूद उसके भी अगर उसको असफलता मिलती है, काफ़ी टूट जाता है, उसमें ताकत नहीं बचती है, कैसे वो अपने आप को वापस खड़ा करे, कैसे शुरुआत करे, क्योंकि जो पिछला हो चुका है उसके कारण काफ़ी नीचे वो हो चुका है, तो अब जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा करना है, वापस अपने आप को उस जगह पहुंचाना है, खड़ा करना है, तो उसे क्या उस समय करना चाहिए, और उनसे जुड़े हुए लोगों को समाज का उसके प्रति क्या दायित्व होना चाहिए? आदरणीय भगवान, ये बहुत ज्वलंत और बहुत खूबसूरत प्रश्न आपने पूछा। मुझे लगता है कि सुनने वाले सम्मानीय श्रोता दर्शक जो भी हैं उनको गंभीरता से इस बात को ग्रहण करना चाहिए। देखिए, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत उत्साहित हैं। जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, शहर का नाम लूँगा तो शायद वो हो जाए, महाराष्ट्र के एक बड़े शहर में मैं जी सेमिनार ले रहा था। करीब 2000 लोग होंगे ऑडिटोरियम में। 2-2.5 घंटे एक बहुत अच्छा बोलने के बाद में, विषय था धनवान कैसे बने, ठीक है, वो बोला और मैं मेरे केबिन में आया, क्योंकि उसके बाद मुलाकातें करते नहीं है किसी से भी जो आता है। तो 2 हस्बैंड वाइफ जिनके आंसू टपाटप गिर रहे हैं, और बोला हमको गुरुदेव से मिलना है, कुछ भी हो जाए। और मेरे जो भी सहयोगी थे उन्होंने मना किया कि नहीं, वो मुलाकात नहीं, जो भी वर्कशॉप होगी तो वहाँ मिले। इतने में आंसू गिरने लगे और पति पत्नी दोनों हुए और बोले कि हमें ये वर्कशॉप अटेंड करना है, पर कल ही मैंने वाइफ का मंगलसूत्र बेचा है और मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, ऐसा वैसा। तो वो मेरे पास अंदर आया कि गुरुदेव एक ऐसा कपल है और वो बिल्कुल ऐसा है। जब उसने वो बयान किया तो मैंने कहा ओके चलो भेजो उनको। 5 मिनट तक रोते रहे। मैं आ रहा हूँ आपके प्रश्न पे, समाज सुने इसको, देखे, रोते रहे टपाटप। मैंने कहा हुआ क्या? बोले हम दोनों इंजीनियर हैं जी मेरे ससुर साहब से 50 लाख रुपए लेकर के, और हम दोनों ने एक इंडस्ट्री स्टार्ट किया, जी और साल भर के अंदर पूरा पैसा भी खत्म हो गया और बाकी सब चीज हो गई, और हम सड़क पर आ गए और सब कुछ जो है बेच दिया। और कल ही मैंने इसका मंगलसूत्र बेचा, किसी को पेमेंट करना था और आपकी वर्कशॉप में अटेंड करना चाहता हूं और हमारे पास पैसे नहीं है। बताएं मुझे क्या करें। अब मुझे एक बात बताओ कि इस तरह के कितने लोग समाज में होंगे जिसके बारे में समाज को जानकारी नहीं। समाज में सिर्फ उन लोगों को जानकारी है जिनका उनके साथ लेन देन है, हाँ। या जिन्होंने उनको पैसे दिए हैं, दिया, या कुछ सम्मानी बैंक हो सकती है जिन्होंने उनको पैसा लिया या दिया है, ठीक है ना। हम में से बहुत सारे लोग इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, गुजरते हैं जी। अब बात आ जाती है कि जैसे हमारा शॉक टैंक होता है या बाकी चीजें होती है जो टीवी पर आते हैं कि आपने आपका एक अच्छा आइडिया शेयर किया और आप सक्सेसफुल हो तो आपके साथ पैसा लगाए और आगे बढ़ा, है ना। मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग जीवन में असफल हुए लेकिन उन्होंने मेहनत की, सब कुछ किया, या तो अनुभव की कमी रही हो या एग्रेशन रहा हो, जो भी रहा हो, शुरू करते हैं तो कुछ तो अरेंज करके लगाते ही हैं, सफल हो जाते हैं, तब फिर ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। अगर उनके आइडिया में वाकई दम था तो क्या उनको उठाने का दायित्व समाज लेता है, या समाज के सम्मानी लक्ष्मीपति क्या इस बारे में ध्यान देते हैं कि यार मेरे शहर में कौन वो जुझारू लोग हैं जो मेहनत करना जानते हैं और जिनके दिलगुर्दे भी हैं, लेकिन क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी या ये कपल या ये ब्रांड असफल हुआ। चलिए आइए उसको पिक करते हैं और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा परोपकार नहीं हो सकता है, इससे बड़ा सम्मान का और कोई काम नहीं हो सकता किसी के लिए, अगर आप भलाई करना चाहते हैं। एक चीज। दूसरा, जो सम्मानी बैंक उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस करती है, ठीक है। अब आप चूंकि खराब हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, तो आपका एनपीए होना तय है, आप बैंक इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, आपने विलासिता के लोन लिया है, वो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन आपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक क्रिएशन किया और उससे आप अर्न कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो।
उस बैंक की तरफ से सारे एक्शंस आ जाएंगे कि वो पैसा आपसे कैसे वसूल करें, आपको कैसा कोर्ट में खड़ा करें, आपको कैसे लज्जित करें, बेइज्जत करें, ये सब चीज होगी। जिस बैंक ने आपको 25-50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो जैसी भी आपकी जैसी स्थिति भी, वैसा हाँ। फंडिंग दिया है, उस बैंक के लिए एक और 50 लाख का रिस्क आपके लिए लेना बुरा नहीं है। शर्त एक बैंक बोलेगी चलो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा, हमारे विशेषज्ञ इस पे काम करेंगे और हम इसको सक्सेस करेंगे। जहां आपका 1 करोड़ का लोन है वहां 1.25 करोड़ का हो गया, 25 लाख और दे रहे हैं, चलिए उठाइए, आपकी पूरी मेहनत इसके साथ रहेगी और वो करेगा। और अगर आप उसको जिंदा कर देते हो तो आपने कोई काम किया समाज के लिए और आपने ये किया, ठीक है ना, अदरवाइज हो जाता है। यहाँ वित्तीय संस्था के लिए ये भी तो फायदा हो सकता है कि चलिए ठीक है, हम 50% के पार्टनर, हम आपको खड़ा कर रहे हैं, हम फिर से फंडिंग कर रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं, सक्सेसफुल होने के बाद में अब हमारा ये रहेगा, और नहीं तो इतना पैसा आपको देना रहेगा और फिर आप आगे बढ़िए। कुछ भी किया जा सकता है, हो सकता है कि इनमें कुछ बदलाव करके इन चीजों को किया जाए। पर जो लोग असफल हुए हैं समाज में, उसमें से हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन जो काबिल लोग थे लेकिन वो असफल हुए हैं किसी एक गलती की वजह से, तो क्या उन्हें फिर से उठ खड़े होने का अधिकार नहीं है? क्या समाज उसको वहां नहीं देखेगा? मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि समाज ने यहाँ पर एक बड़ा दिल रख करके, मौका रख के, कम से कम वो लक्ष्मीपति जो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ के मालिक हैं, उनके लिए 25 या 50 लाख रुपए मैटर नहीं है, दैट टू नॉट फ्री में। आप उसके ऊपर आधिपत्य करिए, आप उसको बनाइए और अपना रेशो फिक्स कीजिए प्रॉफिट होने के बाद, और नहीं वो आपकी है, आपको जो करना करे। तो आप ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि समाज का ध्यान यहाँ आकर्षित होना चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं सर। इस तरह का विचार अभी तक कहीं भी सुनने में नहीं आया। सर, असफलता की बात हुई, आपने एक उदाहरण भी दिया, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सर, ये जिंदगी मुश्किल है या व्यक्ति इसे बना लेता है? अगेन इट इज, मुझे लगता है ये सारे प्रश्न किताबों में न है और न किताबों में इनके जवाब है। एक्चुअल में ये जीवन के अनुभव आपको देते हैं। देखिए, कहीं कहा है, मैंने कहीं पढ़ा है कि जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है, ये कांटों के सरसैया है। ठीक है ना। मूर्ख है वो लोग जो इस जीवन में सुख की उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। या मैं इसको इस तरह से कह दूं, किसी ने कहा है कि बड़े बदकिस्मत हैं वो लोग जो कब्र में हैं, जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जिंदा हैं और आप जिंदगी जी रहे हैं तो समस्या रहेगी ही जीवन में। मैं इसको तीसरे तरीके से कहता हूँ, मैं 24 घंटे आपको रबड़ी खिलाता हूँ, ठीक है। सुबह 8 बजे नाश्ते में रबड़ी, 12 बजे लंच में रबड़ी, शाम को 4 बजे हाई टी में रबड़ी, रात को सोते समय रबड़ी। आज भी वैसा ही, कल भी वैसा ही, परसों भी वैसा, नरसों भी वैसा। 5वें दिन आप आओगे कि गुरुदेव कोरा नमक चटा दो पर रबड़ी मत खिलाओ आज। तो जब आप जीवन में रोज रबड़ी नहीं खा सकते हो तो वहीं आप जीवन में रोज सुख की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये जीवन जहर है। अगर 24 आवर्स आपके लिए सुख का निर्माण हो जाए तो इस जीवन को जीने के लिए सुख और दुख का सामंजस्य भरा जीवन चाहिए। अगर ये सुख और दुख का कॉम्बिनेशन है तो ही ये जीवन खूबसूरत है, अदरवाइज नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस जीवन में सुख का जो वक्त है उसको इसी तरीके से गुजारें कि दुख आने वाला है। जिस तरह से मानस में हम लोग व्यासपीठ से कई बार कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ब्याह करके और जब आते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं और उसके तत्काल बाद वनवास होता है। तो अगर आप बहुत सारी खुशियां है, इसका मतलब है कि वनवास आने वाला है एंड यू शुड रेडी फॉर दैट। ओके, तो ये जीवन ऐसा है जो यहाँ है उसका यहाँ आना तय है। आप देखिएगा जीवन में होगा ही होगा, और जो यहाँ है उसका यहाँ आना तय। सो वेट फॉर योर टर्न। आप ये साइकिल घूम रहा है, आप यहाँ आओगे ही आओगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ईश्वर प्रदत्त जो है तकलीफें वो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा कुछ तकलीफें हैं जो इंसान के अपने स्वयं के द्वारा निर्मित की जाती है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, वो जीवन के युद्ध को समझ नहीं पाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब आप सेफ पार्ट में आ जाओगे तो आपको रिस्क लेना है, और जहाँ रिस्क है वहाँ दर्द है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन चलते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इन दोनों का जो सुख और दुख का जो सामंजस्य है बस ये बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि अकेली चीज बहुत हावी हो जाए, तो इनके साथ आपको तारतम्य बनाते आना चाहिए, सीधी सी बात है। सर, जैसा कि आपने बताया कि सुख है, बहुत ज़्यादा है और सारी चीज़ें, तो आप तैयार रहें दुख के लिए कि दुख आएगा। दुख है बहुत ज़्यादा तो तैयार रहें सुख के लिए। मैं आपसे पूछना, आकर्षण के नियम के बारे में आपने जानते होंगे और बहुत अच्छे से विचार उस पर रखते होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा सोचने लगे जब बहुत सुख है और हम दुख के आगमन का सोचने लगे और आकर्षण काम करे और वो न आ रहा हो तो भी आ जाए?
देखिए यहाँ बात हो रही है तैयार रहने की, न कि 24 घंटे उस बारे में सोचने की जी कि अब दुख आने वाला, अब दुख आने वाला, अब दुख आने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू लाइक दिस कि आप ऐसा सोचें। जी इसका ये मतलब है कि जब अच्छे दिन है तब आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि अगले पल कोई सा भी मोमेंट आ जाए तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। जी आपकी व्यवस्थाएं, मतलब आप उस मद में या उस खुशी के पलों में ऐसा न खो जाए कि आपकी कोई तैयारी नहीं हो कि गलती से बुरा वक्त आ जाए तो मैं उससे फाइट कैसे करूं। तैयार नहीं हूँ उसके लिए। ठीक है ना, जैसे ऐसा होता है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम शब्द एक कारपोरेट जगत में होता है। मैंने तो भारत देश में जितने बड़े ब्रांड हैं ऑलमोस्ट सभी को ट्रेनिंग दिया पिछले 25 सालों के अंदर। तो आप ये देखते हैं जब कि फाइनेंशियल फ्रीडम जितने भी मार्केटिंग के लोग हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, ये सब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम कि हम कितनी कम उम्र में कितनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पर पहुंचते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का सीधा सीधा मतलब है कि लॉकडाउन ने बहुत अच्छे से लोगों को यह एहसास दिया या सिखाया कि सिर्फ 3 महीने या 6 महीने आप अर्न करने नहीं जाते हो तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो, आपके घर की हालत खस्ता हो जाती है, आप जीवन में परेशान हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये कहता है कि कम से कम 1 साल आप जैसा जीवन जी रहे हो वैसा का वैसा जीवन आप 1 साल तक जियो। अगर आप एक दिन भी काम पे ना निकले या आप 1 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो दैट्स इट। अगर इतना है तो बस फिर उसके बाद जीवन को खुशी के साथ आप जिए और आगे बढ़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन सूझबूझ के साथ जीने की एक विषय वस्तु है। आप इसको मदमस्त होकर के जिए, लेकिन उसके साथ साथ रणनीति के साथ आप जिए, क्योंकि रात दिन के युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम उन्नत हो रहे हैं वैसे वैसे। अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो हमें जो सुन रहे हैं वो लोग भी और हमारे भी 20 साल पहले जी हमारी लाइफ जहां हम थे वहां से हम आगे बढ़े और हम कई गुना आगे आए, कहीं गुना। और ऐसे ही हमारे सम्मानित श्रोता भी होंगे जो 20 साल पहले जहां थे वहां से 100% ऊपर आए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या समस्याएं हमारी कम हुई है? हमारी समस्याएं जितने हम ऊपर आए हैं उसे आप हमारी समस्याएं भी बढ़ी है, और आगे और ऊपर जाएंगे तब और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। इसमें मेरा एक कोट है जो मैंने बोलता हूँ या मुझे कहीं मौका मिलता है अपने आप को समझाने के लिए कि समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती है, वो अपना रूप बदल लेती हैं। वेरी राइट। तो सर आपने जैसा कि बताया कि कपल रिलेशन पे भी आपने काम किया है या काउंसलिंग की है। मैंने कहीं ऐसा सुना था कि एक किताब पढ़ी थी, उसमें मैंने सुना था कि महिला का मन अलग होता है, पुरुष का मन अलग होता है। महिला जब परेशान होती है तो वो चाहती है कि उसे सुना जाए, सिंपैथी उसे मिले, और पुरुष का मन ये होता है कि मुझे सुना जाए, साथ में समाधान भी दिया जाए। ऐसा ही होता है कि महिलाओं को हमेशा सिंपैथी की ज़रूरत होती है या समाधान की ज़रूरत नहीं होती। आदरणीय भगवान,